हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के आपके सामने कुछ प्रैक्टिस सेट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस हैं। इन सभी को हम देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी क्या है, हमारे PYQ हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिनन के रेशे की लंबाई होती है। तो लिनन के रेशे की लंबाई कितनी है? थोड़ा सा पहले हम लिनन के बारे में जानते हैं कि लिनन का रेशा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लिनन के रेशे की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, लिनन के लंबे रेशे को क्या कहते हैं तथा छोटे रेशे को क्या कहते हैं, इन सभी को हम देखते हैं। तो लिनन का जो है, लिनन जो है हमें प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। प्राकृतिक जगत में भी ये हमें वानस्पतिक जगत से प्राप्त होता है, और वानस्पतिक जगत में ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो तने के माध्यम से प्राप्त होता है। और अगर हम लिनन का जो है, लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है, तो लीनम यूसीटेडिसियम है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? लीनम यूसीटेडिसियम है। लिनन का जो लंबा रेशा होता है उसे हम लाइन कहते हैं, जबकि अगर हम छोटे रेशे की बात करें तो उसको हम टो कहते हैं। तो लिनन के छोटे रेशे को हम क्या कहते हैं? टो कहते हैं। और लिनन जो है ये वानस्पतिक जगत से प्राप्त होता है। तो वानस्पतिक जगत से जितने भी रेशे प्राप्त होते हैं सभी के सभी क्या है? सभी के सभी हमारे सेलुलोजिक रेशे हैं। वो कैसे रेशे हैं? सभी के सभी सेलुलोजिक रेशे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लिनन के रेशे की लंबाई कितनी होती है? तो लिनन के रेशे की जो लंबाई है वो कितनी है? 12 से 20 इंच। कितनी है? 12 से 20 इंच। और अगर यही लिनन के रेशे के व्यास की बात करें तो इसका व्यास कितना है? तो इसका व्यास जो है 14 से 18 माइक्रोन है। इसका व्यास कितना है लिनन के रेशे का? तो 14 से 18 माइक्रोन है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बार बार ये पूछा जाता है कि ये जो फ्लैक्स का जो पौधा होता है, फ्लैक्स के तने में से तंतु अलग करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो फ्लैक्स के तने से जो तंतु अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो रेटिंग कहलाती है। रेटिंग प्रोसेस जो है ये कई प्रकार से हम करते हैं। पहला तो जो है हम पानी के द्वारा इसको गलाते हैं, उसके द्वारा भी इसको हम गलाने का कार्य करते हैं। इसे हम यांत्रिक विधियों के द्वारा भी गलाते हैं तथा इसे रासायनिक विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं? फ्लैक्स के पौधे से तने से इसको जो है तना इस रेशा अलग करने का जो है ये प्रक्रिया हम करते हैं, रेटिंग प्रोसेस। तो इसको हम कई प्रकार से करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओक या बबूल के वृक्ष पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त होता है। तो ओक या बबूल के वृक्ष पर पलने वाले जो कीड़े होते हैं उनसे हमें कौन सा रेशम प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? टसर रेशम। कौन सा रेशम प्राप्त होता है? टसर रेशम। पहले तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि रेशम की प्राप्ति हमें कैसे होती है। तो रेशम की प्राप्ति हमें दो तरीके से होती है। रेशम प्राप्ति हमें दो प्रकार से होती है। कौन कौन सा? पहला तो स्वनिर्मित रेशम, दूसरा उत्पादित रेशम। स्वनिर्मित रेशम के अंतर्गत तीन आते हैं। कौन कौन से? मूंगा रेशम, टसर रेशम तथा अरंडी रेशम यानी कि एरी सिल्क। और अगर हम उत्पादित रेशम की बात करें तो उत्पादित रेशम के अंतर्गत दो आते हैं। कौन कौन सा? पहला जो है लपेटा हुआ रेशम यानी कि रील सिल्क, दूसरा कता हुआ रेशम यानी कि स्पन सिल्क आता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या, बबूल के वृक्ष पर पलने वाले कीड़े का जो है, कीड़े से जो हमें कौन सा रेशम प्राप्त होता है? टसर होता है। तो ये जो है ओ क्या बबूल के टसर रेशम के जो कीड़े होते हैं ओ क्या बबूल के वृक्षों पर पलते हैं। अगर वहीं मूंगा रेशम की बात करें तो मूंगा रेशम जो है ये ओक के वृक्षों पर पलता है। ओक के वृक्ष में जो है टैनिक अम्ल की प्रधानता होती है, इस वजह से इस रेशम में क्या होता है? टैनिक अम्ल भी पाया जाता है। और एरंडी सिल्क की बात करें यानी कि एरी सिल्क, तो ये इसके रेशम के कीड़े जो है किस वृक्ष पर पलते हैं? तो एरंडी के वृक्षों पर पलते हैं। रेशम जो है ये प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। तो ये कैसा रेशा है? रेशम जो ये फिलामेंट है। तो इसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं? तो इसका मेजरमेंट जो है हम मीटर में करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहा जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? तुम्हारा आंसर जो है प्रसार कार्यकर्ता को कहा। किसे कहते हैं? प्रसार कार्यकर्ता को। प्रसार कार्यकर्ता को क्या कहते हैं? हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है कब हुआ था? तो जो है ये 2 अक्टूबर 1952 में। कब हुआ था इसका प्रारंभ? 2 अक्टूबर 1952 को इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत हुई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की शर्करा किसे कहते हैं? तो फलों की शर्करा किसे कहते हैं? हमारा आंसर जो है फ्रक्टोज को कहते हैं। किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। फ्रक्टोज को हम और किन नाम से जानते हैं? तो फ्रक्टोज को हम लिवोलेज के नाम से भी जानते हैं।
अगर थोड़ा सा अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखें तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम कितने रूपों में करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है ये हम दो प्रकार से करते हैं। पहला जो है भौतिक विशेषताओं के आधार पर, दूसरा जो है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसको हम दो प्रकार से देखते हैं, कौन कौन सा शर्कराएं तथा अशर्कराएं। ये जो है भौतिक विशेषताओं के आधार पर है। और अगर हम रासायनिक विशेषताओं की बात करें तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इनको हम तीन प्रकार से देखते हैं, कौन कौन सा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत तीन आते हैं, कौन कौन सा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज आता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अगर हम डाइसेकेराइड की बात करें तो सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज, ये किसके अंतर्गत आता है, ये जो है डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। अगर हम पॉली की बात करें तो पॉली के अंतर्गत हमारा सेलुलोज हुआ, स्टार्च हुआ, डेक्स्ट्रीन हुआ, पेक्टिन हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है फलों की शर्करा किसे कहते हैं, तो इसे जो है ये फ्रक्टोज को कहते हैं। फ्रक्टोज किसके अंतर्गत आता है, किस सेकेराइड के अंतर्गत आता है, तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। फ्रक्टोज जो है किस सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो ये शहद हुआ, फल हुआ तथा गन्ने की रस में क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या, फ्रक्टोज। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास किस भाषा का शब्द है, तो कपास किस भाषा का शब्द है, तो कपास जो है ये अरेबिक भाषा के क्यूटम शब्द से बना है। कपास किस भाषा का शब्द है, ये अरेबिक भाषा के क्यूटम शब्द से बना है। अरेबिक भाषा के क्यूटम शब्द से बना है, क्यूटम शब्द से बना है। थोड़ा सा अगर हम कॉटन के बारे में देखें तो कपास जो है ये, इस कपास को हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो कपास को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, यूनिवर्सल फाइबर तथा किंग ऑफ फाइबर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कपास को हम विश्वव्यापी रेशा भी कहते हैं, सफेद सोना भी कहते हैं इसे, तथा इसे रेशों का राजा भी कहते हैं, किसे हम, कपास को कहते हैं। अगर थोड़ा सा हम कपास के बारे में देखें तो कपास के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कपास के लिए जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसे 200 गर्म दिनों की आवश्यकता होती है। कपास को कितने गर्म दिनों की आवश्यकता होती है, तो 200 गर्म दिनों की आवश्यकता होती है। कपास कैसा पौधा है, तो कपास एक वर्षीय पौधा है। कपास जो है इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कपास के लिए जो है हमें काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी, उसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास जो है कैसा रेशा है, तो कपास एक स्टेपल रेशा है। और स्टेपल रेशो का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, तो इंच और सेंटीमीटर में करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस में ईसीसीई का क्या अर्थ है, आईसीडीएस में ईसीसीई का क्या अर्थ है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसका पूरा नाम क्या है, ईसीसी का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला होने का कारण है, तो गाय का दूध जो होता है उसका पीलापन उसमें किस कारण से होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण। गाय का दूध जो है पीलापन लिए हुए होता है। अगर वहीं हम भैंस के दूध की बात करें तो वो सफेद होता है। तो ये जो सफेदपन होता है वो किसके कारण होता है, तो वो केसीन के कारण होता है। और जो दूध पीला होता है उसमें वो किसके कारण होता है, तो वो कैरोटीन के कारण होता है। अगर हम दूध की बात करें तो दूध में जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो दूध में हमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम मिलता है। हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम प्राप्त होता है। और इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है, आयरन और विटामिन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी क्या है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है,
तो हमारा आंसर क्या आएगा, यकृत आएगा। और अगर वहीं हम मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय आएगा। और अगर वहीं जो है सबसे छोटी अस्थि के ग्रंथि की बात करें तो कौन सी आएगी, तो पीयूष ग्रंथि आएगी। और अगर लार ग्रंथि की बात करें, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड लार ग्रंथि है। कौन सी है, पैरोटिड लार ग्रंथि। अगर हम अस्थियों की बात करें तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो सबसे लंबी अस्थि जो हमारे पैर की यानी कि हमारे जंघे की है, उसका नाम क्या है, फीमर है। और सबसे छोटी अस्थि की बात करें तो हमारे कानों में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, स्टेपीज है। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। अगर यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि की बात होती है तो अंतःस्रावी ग्रंथि और कौन कौन सी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, और जो है एड्रिनल ग्लैंड है, और पैराथायराइड है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, और यौन ग्रंथियां हैं, थाइमस ग्रंथि, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22 जनवरी 2015 को। आंसर क्या आएगा, 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था। तो किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था, तो 1995 में। कब लागू किया गया था, 1995 यानी कि 1995 में। एक क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पोलियो के टीके की खोज किसने की है, तो जॉन सॉल्क ने की है। पोलियो के टीके की खोज किसने की है, जॉन सॉल्क ने की है। एक क्वेश्चन और बार बार यहाँ पूछा जाता है कि WHO ने भारत को पोलियो उन्मुक्त कब घोषित किया था, तो 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया, 27 मार्च 2014 को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, लैक्टोज। लैक्टोज किसेकेराइड के अंतर्गत आता है, तो अभी हमने देखा लैक्टोज जो है ये डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। डाइसेकेराइड के अंतर्गत हमने 3 को देखा था, कौन कौन सा, सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज। कौन कौन सा, सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज। ये 3 किसके अंतर्गत आते हैं, ये तीनों जो है डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता ... के लिए आवश्यक है। तो जिंक किसके लिए आवश्यक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है DSSB PGT में 2018 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर आप लोग दीजिए कौन सा, इसका आंसर क्या होगा, वृद्धि के लिए आवश्यक है। जिंक हमारे शरीर में किसके लिए आवश्यक है, तो वृद्धि के लिए। किसके लिए आवश्यक है, वृद्धि के लिए। यह जो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और साथ ही साथ ये प्रजनन अंगों में क्या करता है, प्रजनन अंगों को भी सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी ये आवश्यक है। एक क्वेश्चन और यहाँ बार बार पूछा जाता है कि मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य क्या है, तो RNA तथा DNA का संश्लेषण करना। इसका मुख्य कार्य क्या है, RNA तथा DNA का संश्लेषण करना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है FSSAI का पूरा नाम क्या है, यानी कि FSSAI का पूरा नाम क्या है, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या आएगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हम देखते हैं उसको। रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन ग्रहण कर लेता है, क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये रेजिलेंसी कहलाता है। क्या जो है रेशों को दबाने के पश्चात अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो क्या करता है, वह पुनः अपने आयतन को प्राप्त कर लेता है। तो क्या कहलाता है,
प्रतिस्कंदता यानी कि रेजिडेंसी कहलाता है। हमारा आंसर क्या आएगा? प्रतिस्कंदता यानी कि रेजिडेंसी। और अगर वही जो है रेशों का भागुड़ जिसे खींचने के पश्चात अगर उसे छोड़ते हैं तो वह अपने पूर्व आयतन को ग्रहण कर लेता है। तो पूर्व आकार में अगर वो अपने आ जाता है पुनः तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। अगर हम इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझें, दबाने के पश्चात अगर हम छोड़ें तो क्या कहलाता है? वो जो है प्रतिस्कंदता कहलाता है। और अगर उसको खींचने के बाद छोड़ें तो क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार हैं। तो ये सभी किस विवाह के प्रकार हैं? तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये बहुविवाह के प्रकार हैं। ये किसके प्रकार हैं? ठीक है, बहुविवाह के प्रकार हैं। एक जो है एक पति एक पत्नी विवाह क्या कहलाता है? तो एक पति तथा एक पत्नी विवाह मोनोगैमी कहलाता है। जबकि एक से अधिक पति तथा एक से अधिक पत्नी विवाह क्या कहलाता है? वो पॉलीगैमी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पॉलीगैमी कहलाता है। और अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता ही होगा कौन कौन सा? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह। ये सभी क्या है? ये सभी के सभी विवाह के प्रकार हैं, जो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। तो आज बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन जो 16 क्वेश्चन थे आज हमने इनको देख लिया। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।